हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है प्रायश्चित। कुमारी माँ की स्थिति। रतनलाल जब शाम को अपने काम से घर लौटे तो घर में सन्नाटा देखकर सीधे अंदर कमरे में पहुंच गए। तो वहां उन्होंने देखा कि सिया दहाड़े मारकर रो रही है और कुसुम चुप कराने के लिए पानी का गिलास लेकर उसे पिलाने की कोशिश कर रही है। फिर से फेल हो गई ना? पढ़ाई करने के समय तो टीवी और मोबाइल से फुर्सत नहीं थी, तो अब किसे दिखाने के लिए रोना धोना कर रही हो? वह क्रोध से तमतमा कर बोले, ऐसा मन कर रहा है कि मार मार कर गाल लाल कर दूं। आज सबके सामने मेरी नाक कटा करके रख दी। पड़ोस में चाट वाला रतन लाल है, उसकी बिटिया रानी फर्स्ट आई है, वह लड्डू बांट रहा है। बंद करो पढ़ाई लिखाई, झाड़ू पोछा और चौका चूल्हा करो, वही जिंदगी में काम आएगा। चाह रहे थे कि पढ़ लिख लो, हम दोनों तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम से कम बिटिया तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन चलो, जो ऊपर वाले की इच्छा। वह निराश होकर अपना हाथ सिर पर रख कर बोले, एक गिलास पानी देना। कुसुम पानी लेकर आई और पति से बोली, एक तो लड़की वैसे ही परेशान और दुखी है, आप उस पर चीखने चिल्लाने लगे। उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो जिंदगी भर रोते रहना। तुमसे कितनी बार इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन लगवाने को कहा था, तब तो ध्यान नहीं दिया। अब फेल हो गई तो मारने पीटने पर उतारू हो रहे हो। तुम आरती उतारो अपनी लाडली की, तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने, कहकर वह तेजी से निकल गए थे। जब कुसुम जी फिर से कमरे में गई तो रोती हुई सिया ने अपनी आत्मा को गले से लगा लिया। अम्मा, अब अगले साल हम खूब मेहनत करेंगे और फर्स्ट आकर आपको दिखाएंगे। कुसुम जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं शर्मा बहन जी का रिश्तेदार सोम से कह दूंगी, तुम उससे पढ़ लिया करना। बेटा, अब तुम मन लगाकर खूब मेहनत करना और अपने पापा का माथा ऊंचा कर देना। हाँ अम्मा, अब हम खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करेंगे, टीवी बिल्कुल नहीं देखा करेंगे। रतनलाल एक दुकान में अकाउंटेंट जरूर थे, लेकिन मालिक के बहुत बिश्नोई थे, इसलिए उन्होंने बहुत सा सुविधा दे रखी थी। रहने के घर, बिजली फ्री और दिवाली का बोनस के साथ साथ कपड़े वगैरह भी दिया करते थे। जिंदगी आराम से चल रही थी। वह बेटी के लिए कुछ न कुछ जेवर खरीद लिया करते थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट थे। उनकी पत्नी कुसुम जी और बेटी सिया थी, उनका खुशहाल परिवार था। 16 साल की सिया गेहुआ रंग की अवस्थ थी, लेकिन उसके नयन नक्श बहुत आकर्षक थे। गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी काली कजरारी आंखें, छोटी सी नुकीली नाक पर पहनी हुई लाल रंग की लौंग, गालों पर पड़ते डिंपल, तो ओठ पर छोटा सा काला तिल। कुल मिलाकर वह सुंदर और आकर्षक दिखती थी। सजना संवरना, टीवी के सीरियल देखना, मोबाइल पर गेम खेलना और लंबी लंबी फोन पर बातें करना उसे पसंद था। कोरोना का समय था, इसलिए क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। सिया का बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह फोन हाथ में लेकर गेम खेलती या गाने सुना करती। एक दिन वह अपनी अम्मा से बोली, हमें मैथ का प्लस माइनस बिल्कुल नहीं समझ आता। कुसुम जी तुरंत बोले, मैं आज ही सोम से कहूंगी, बेटा जरा सिया की पढ़ाई में मदद कर दिया कर। सोम साइंस ग्रेजुएट था और कंप्यूटर का कोर्स करके कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ था। 22 वर्षीय सोम गरीब परिवार का शिष्ट एवं शालीन लड़का था। माँ बाप गांव में रहते थे, वह यहाँ दूर की बुआ के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शर्मा बहन जी ऊपर रहती थी और सोम का कमरा नीचे बिल्कुल अलग से था। सिया सोम के घर पर रोज जाती और पढ़ाई के नाम पर देर तक वहां पर बनी रहती। तो कुसुम जू को मन में शंका हुई थी कि दोनों के बीच कुछ चक्कर तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे वहां जाने से मना कर दिया। अब सोम उनके घर पर ही आ जाता। कुछ दिनों तक उन्होंने बिटिया की निगरानी की, फिर वह अपने काम में लग जाया करती। पढ़ाई के नाम पर आना जाना चलता रहा। दो जवां दिल बार बार पास बैठे तो कुछ होना स्वाभाविक था। सिया का पढ़ने में मन लगता ही नहीं था। वो तो अपलक सोम के चेहरे को निहारती रहती। यदि वह कहता कि पढ़ने में मन लगाओ तो कहती, आज मन नहीं है या आज सिर में दर्द हो रहा है, कल से जरूर पढ़ाई करेंगे।
शोम भी सिया की नज़दीकियों से आकर्षित होने लगा था। दोनों ही अनजान बनते हुए एक दूसरे के हाथ को स्पर्श कर लेते। स्पर्श के कारण दोनों के शरीर में बिजली सी कौंध जाती, फिर सहमित हो जाते। जल्दी ही दोनों के बीच की आंख मिचौली आपसी शारीरिक संबंधों तक पहुंच गई। फिर तो उसका प्रतिफल आना ही था। हाई स्कूल तो वो बिना परीक्षा दिए पास हो गई थी, लेकिन शोम और शिया का संबंध दूसरे ही गुल खिला रहा। एक दिन सुबह जब कुसुम जी ने बेटी शिया को उल्टी करते देखा तो सोचा कि कुछ खाने में गड़बड़ हो गई होगी। उन्होंने पुदीन हरा की गोली खिला दी थी। लेकिन सिया जब लगभग रोज सुबह उल्टी करने लगी और आलसाई सी रहती, जब कुछ महीनों तक वह बराबर सुस्त और थकी थकी सी रहती, तो वह एक दिन वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। और जब उनके फैमिली डॉक्टर ने शिया के प्रेग्नेंट होने की बात कही तो कुसुम जी शौक के कारण वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। सिया ने ही अपनी अम्मा को संभाला था। फिर तो घर में रोना पिटना मच गया था। ना समझ सिया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसका क्या कसूर है। रतनलाल को जब शिया की प्रेगनेंसी की खबर मिली तो वह विस्मित होकर दीवार में अपना सिर फोड़ने लगे। पत्नी कुसुम को डांटने डपटने लगे और सिया को थप्पड़ थप्पड़ मार कर रोने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुश्किल समस्या से कैसे निजात पाए। डॉक्टर ने अधिक समय बीत जाने की वजह से अबॉर्शन करने से मना कर दिया था। पति पत्नी दोनों निराशा और हताशा में डूबे हुए थे। न किसी को खाने की होश थी न पीने की। घर में मुर्दनी छाई हुई थी। सबसे ज्यादा चिंता तो इस बात की थी कि किसी को कानो खान खबर ना लग जाए, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और बेटी की जिंदगी अलग बर्बाद होगी। सिया समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो गया, क्यों कि संबंध बनाने का ये परिणाम होगा। यदि उसे इस विषय में पहले से जानकारी होती तो वह सोम से दूरी बनाकर रखती। हमारे समाज में सेक्स ऐसा विषय समझा जाता है जिसकी बात करना टेबू मानते हैं। यही वजह है कि वह होते बच्चे सही जानकारी के अभाव में गलती करके मुश्किल में पड़ जाते हैं। जैसे आज शिया ने अनजाने में अपने माँ बाप को संकट में डाल दिया है। जब शिया शोम को नहीं दिखी और उनके घर पर ताला मुड़ चिढ़ाता हुआ उसे दिखाई दिया तो उसका माथा ठनका था कि क्या कुसुम आंटी को उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई है। शिया ने किसी तरह से उसको मैसेज कर दिया था कि वह और उसका परिवार इस समय किस मुश्किल घड़ी में गुजर रहा है। रतनलाल ने शहर से दूर गलियों के अंदर एक छोटा पुराना मकान और जिसकी छत पर टीन ढली हुई थी ढूंढा और रातों रात सामान लदवा कर पत्नी और बेटी को साथ लेकर उस अनजान बस्ती के उस मकान में शिफ्ट हो गए, जहां कोई भी उन लोगों को जानते पहचानने वाला नहीं था। रतनलाल के लिए अपना जीवन बोझ बन गया था। दिनों दिन निराशा के भंवर में डूबते जा रहे थे, डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे थे। बात बात में पत्नी और बेटी को गाली देना, चिड़चिड़ाते रहना, न खाने का होश रहता और न ही नहाने का। सिया कोने में पड़ी पड़ी रोती सिसकती रहती। कुसुम जी भी बेटी को देख देख दुखी होती। मन ही मन सिया की मौत की कल्पना करती रहती। कुछ महीनों तक तो उनका जुड़ा हुआ पैसा उन सबकी पेट की आग बुझाता रहा। कुसुम जी परेशान थी कि इस तरह से कैसे काम चलेगा। वह पति को प्यार से समझाती कि जीवन में संकट तो आते रहते हैं, लेकिन उनका डट कर सामना करना चाहिए। इस तरह से हार मान लेने से जिंदगी नहीं चलती। लेकिन रतनलाल तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। वह चारपाई पर लेटकर छत पर टकटकी लगाए पड़े रहते। यदि वह पति को कुछ समझाने की कोशिश करती तो वह गाली गलौज पर उतर आते। सब तुम्हारी ही करनी है। कुसुम जी पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। एक और बेटी की बढ़ता हुआ गर्व देखकर वह दुखी होती, दूसरी ओर बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर वह चिंतित और परेशान रहती। उन लोगों के जीवन से खुशियां तो रूठकर 7 समुंदर पार चली गई थी। वह क्या करे, कैसे पति को काम करने के लिए प्रेरित करे। घर की जमा पूंजी से किसी तरह दाल रोटी चल रही थी। अब तो जेवरों के बिकने का नंबर आ गया था। वह डॉक्टर के पास सिया को जब लेकर जाती तो उसे शादीशुदा दिखाने के लिए मांग में सिंदूर लगाकर ले जाती। डॉक्टर ने दवा और इंजेक्शन लिख कर दिया था। वह दूर के मेडिकल स्टोर पर लेने गई
तो सेल्समैन ने पूछ लिया कि बहन जी, यह दवा किसके लिए ले जा रही हैं? कुसुम जी को तो काटो तो खून नहीं। उन्होंने ऐसा लगा कि वह जानता है कि उनकी कुंवारी बेटी पेट से है। वैसे तो वह अपने घर से काफी दूर की दुकान से दवा लेने गई थी, परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वैसे ही घबराई हुई तेजी से कदम बढ़ाते हुए चलने में पूरी तरह हाफ गई थी। उनका मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था, लेकिन पति के गमगीन चेहरे को देख वह अपने आंसू मन ही मन पी लिया था। कुसुम परेशान रहती थी। उन्होंने किसी से नौकरी के लिए बात भी कर ली थी। सुनिए, ऐसे लेटे रहने से समस्या तो दूर नहीं हो सकती। गुप्ता साड़ी सेंटर पर अकाउंटेंट की तुरंत जरूरत है, आप चले जाइए, शायद बात बन जाए। कुसुम, मैं किस मुंह से बाहर लोगों के सामने जाऊं? तुम्हारी बेटी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। कि शादी के लिए जो रुपए जोड़ रखे थे, आज उन पैसों से पेट की आग बुझा रहे, कहकर वह पत्नी के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह सिसक पड़े थे। वह भी पति के आंसू देख विहल होकर रो पड़ी थी। फिर उन्होंने अपने को संभाला, फिर उनके आंसू पोंछकर बोली, देखिए, जो कुछ भी अपनी मासूम बेटी के साथ घटित हो चुका है उसको स्वीकारना ही होगा। आखिर अपनी बेटी भी तो कितनी मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजर रही है। हम दोनों को उसका सहारा बनना चाहिए। इसकी वजह हम उसके साथ पराओ सा व्यवहार कर रहे हैं। यदि हमारे अबोध बच्ची को पहले ही इसके दुष्परिणाम के विषय में जानकारी दी गई होती, शायद ये दिन न देखना पड़ता। ये तो प्राकृतिक आकर्षण का परिणाम है। कुछ दिनों की बात और है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरी बेटी इतनी तकलीफों से गुजर रही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब सिया होने वाली थी, हम दोनों कितने सपने बुनते रहते थे, कितना खुश थे। आज वह मासूम हम दोनों के क्रोध का शिकार बनती रहती है। अब मैं भी कुछ काम करने लगूंगी, आप भी नौकरी तलाश करिए। सिया को प्राइवेट इम्तिहान दिलवा देंगे। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। बहुत हुआ, चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलना। सिया मेरे लिए मर गई है, उसके लिए मैं मर चुका हूँ। उसने तो मुझे जिंदा जी ही मार डाला है। कुसुम गिलास में पानी लेकर आई और उन्हें पिला दिया। पानी पीने के बाद वह शांत होकर लेट गए। सिया बार बार माँ के गले से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती। कुसुम भी बेटी की हालत देखकर रो पड़ती, लेकिन बेटी को तसल्ली भी देती। डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। पति पत्नी दोनों ही घबराए हुए बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे। कुसुम जी ने किसी से पालना घर का पता लगा लिया था, वहां पर बच्चे को अच्छी तरह से रखा जाता था। आखिर में वह घड़ी आ ही गई थी और सिया को बेटी पैदा हुई। कुसुम ने नर्स को मुंह बंद रखने के लिए अपने गले की चैन दी थी। कुसुम बेटी का चेहरा देखने के लिए रोती कलपती रही, लेकिन नर्स सुशीला को तो ऐसे दृश्य देखते रहने की आदत थी। सिया से तो कह दिया कि तुम्हारी मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, परंतु कुसुम स्वयं को संभाले कि बेटी को संभाले। वह बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती रही थी। उन्हें पता था कि समाज में कुंवारी माँ की क्या स्थिति है, और ये तो सभी जानते हैं कि वह अपने बच्चे को लेकर सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी। कुसुम अगले दिन ही सिया को घर ले आई थी। बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक खाने का तो ठिकाना ही नहीं था। किसी तरह से पेट भरने के लिए रोटी का इंतजाम हो पाता। वह कभी सोट खिलाती तो कभी काढ़ा पिलाती। अप्रशिक्षित नर्स के कारण सिया के टाके पक गए थे। कमजोरी, बुखार आदि के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। चेहरा पीला पड़ गया था। वह माँ बनने के बाद शरीर में होने वाली परेशानियों से निजात नहीं पा रही थी। 15-20 दिनों तक माँ बनने पर प्रकृति के वरदान का दर्द उसे झेलना पड़ रहा था। जो अमृत उसके बच्चे के लिए जीवनी शक्ति प्रदान करता, उससे बार बार उसका कुर्ता भीग जाता। मासूम सिया दर्द के कारण न खुलकर करा पाती और न ही बिलक बिलक कर रो पाती। बस तकिए के नीचे मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर अपने दुख को, ज्वाला को शांत करती। उसके सपनों में सोम दिखाई पड़ता, उसे सांत्वना देता कि सिया, मैं अवश्य आऊंगा, बस मैं कुछ योग तो बन जाऊं। वह आधी रात को चौंक कर उठ बैठती
और अपने चारों ओर अपने शोम को ढूंढने की कोशिश करती और फिर निराश होकर घृणा से लेट जाती। शोम यदि धोखेबाज न होता तो जाता ही क्यों? उसके मन में भी शोम को लेकर दुर्भावना आ गई थी। सिया की डिलीवरी को जब 1 महीना बीत गया और वह घर के काम करने लगी तो रतनलाल ने चैन की सांस ली और भाग दौड़ करने पर एक कपड़ों की दुकान पर बही खाता करने की नौकरी मिल गई थी। कुसुम जी भी उसी दुकान से फाल लगाने के लिए साड़ियां लाने लगी। वह दिन भर फाल लगाती, दिन भर में 5-6 साड़ियों में वह लगा लेती। उसे एक साड़ी के लिए 10 रुपए मिल जाते। इन पैसों से साग सब्जी या घर के फुटकर खर्चे में मदद मिलने लगी थी। सिया घर का खाना बनाती, वह उससे भी 1-2 साड़ियों में फाल लगवा ही लेती। फिर वह एक पेटीकोट की दुकान से पेटीकोट सिलने का काम करने लगी थी। वह सारा दिन मशीन चलाती रहती। दोनों माँ बेटी दिन भर मशीन चलाकर पेटीकोट सिला करती। जब वह थक कर चूर हो जाती तो उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आती, जब वह आराम से बैठकर टीवी देखा करती थी और पड़ोसियों के साथ गप मारा करती थी। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसे चंद रुपयों से संतोष करना पड़ता था। शायद दुर्भाग्य उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जरा सी गलती के कारण रतनलाल को नौकरी से हटा दिया गया था। उन्हें मजबूरी में यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही थी। मानसिक असंतोष और अवसाद के कारण वह जरा जरा सी बात पर आक्रोशित हो उठते। 50 वर्ष की उम्र में ही वह 70 के दिखने लगे थे। हर समय बेटी के भविष्य के लिए चिंतित रहते। चिंता, अवसाद और तनाव के कारण उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें हल्का पैरालिसिस का अटैक आ गया था। उनका हाथ पैर कांपने लगा था। डॉक्टरों के पास की भाग दौड़ और दवाई पर पैसे खर्च हो रहे थे। कुसुम जी क्रोधित होकर सिया पर ही भड़क कर चिल्ला उठती, तेरे कारण ही उनका जीना मुश्किल हो गया है। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। अपने नाते रिश्तेदारों की नज़रों से गिर गया था। अपने प्रियजनों से दूर होकर नई जगह, नए लोग और हर दिन नई मुसीबतों को झेलते झेलते दुखी हो जाती। दिन भर मशीन चला चला कर दाल रोटी का तो जुगाड़ हो पाता था, लेकिन युवा बेटी का भविष्य क्या होगा? और रतनलाल के गिरते हुए स्वास्थ्य को देख कुसुम जी का भी धैर्य समाप्त हो चला था। सिया भी दिन रात मशीन चलाती रहती। उसके चेहरे की लुनाई खो चुकी थी। उलझे बालों और भूत मैले कपड़ों में उसे न तन का होश रहता न ही मन का। उधर शोम अपनी मेहनत के बलबूते से एसडीएम बन गया था। उसने अपने पद की सोच से रतनलाल का पता लगा लिया था। उसे अपनी बेटी की जानकारी भी उस नर्स के माध्यम से हो गई थी। उसने कोशिश करके बेटी को वहां से निकाल कर ले आया था। वह बेटी को लिपटाकर फूट फूट कर रो पड़ा था। उसे खूब प्यार करके उससे वादा किया कि अब वह उसकी माँ से भी उसे जरूर मिलवाएगा। एक दिन वह रतनलाल के घर पहुंच गया था। बजबजाती बदबूदार नालियों के पास सीलन भरा मकान, जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। अंधेरे से निजात पाने के लिए एक छोटा बल्ब टिमटिमा रहा था। वह मन ही मन उन लोगों की दुर्दशा के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए सिया के साथ शादी कर लेने की अनुमति उसके माँ बाप से मांगता है, लेकिन वह सब तो मिलकर उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगते हैं। सिया भी उन्हें आहट सट अंडसंड बोलने लगती है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कुसुम जी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। शोम बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि उस समय सिया नाबालिग थी और वह भी किसी लायक नहीं था, इसलिए चुप रहा था। अब वह योग बन गया है और सिया की जिम्मेदारी उठा सकता है, परंतु कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकालकर अपने दरवाजे को बंद कर लिया। शोम सिया से मिलने की बहुत कोशिश करता है, परंतु सिया के मन में जो घृणा की काई जम चुकी थी, उसके कारण वह किसी तरह से भी उससे मिलने को तैयार ही नहीं थी। उसकी सारी कोशिश विफल हो गई थी। अच्छे भले हंसते खेलते परिवार की बर्बादी के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानकर वह मन ही मन बहुत दुखी था। परिवार की दरिद्रता देख उसका मन द्रवित हो उठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिया और उसके परिवार की मदद कैसे करे।
जब सिया को उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गया था। उसकी सिया मुरझाई हुई लता के समान अपनी उम्र से काफी बड़ी प्रौढ़ स्त्री की भांति दिख रही थी। उसका गेहुआ रंग काला पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थी। रूखा सा चेहरा, उलझे बाल, भूतमैला सा सलवार कुर्ता, दुर्बल काया मानो अस्थि का कंकाल सी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें उसे देखते ही भीग उठी थी। एक क्षण को वह अपनी प्रतिमा को पहचान ही नहीं पाया ही था। उसकी सिया कितनी सुंदर थी, कहाँ खो गई वह फूल सी खिली हुई सुंदर मनमोहनी हंसती मुस्कुराती कजरारी आंखों वाली कितनी प्यारी लगती थी। सोम, इसकी और इसके पूरे परिवार की दुर्दशा के लिए तुम और केवल तुम जिम्मेदार हो। उसकी बार बार आंखें छलक उठती और आंखों की नींद उड़ चुकी थी। जब सीधी उंगली से काम नहीं बना तो उसने अपने एसडीएम एक ओहदे के रुतबे की ताकत से एक दिन शिया को पुलिस के द्वारा उठवा लिया। परंतु शिया के मन में तो उसके प्रति प्यार के स्थान पर घृणा और कटुता ने अपनी जगह बना ली थी। वह तो उसकी किसी बात को सुनने को ही तैयार नहीं थी। वह अपने परिवार की बर्बादी के लिए सोम को जिम्मेदार मानकर अपनी चिल्ला चिल्लाकर जब थक गई तो अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढककर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अंदर के कमरे से 6-7 साल की लड़की पापा कहती हुई बाहर आ गई थी। वह तो बिल्कुल ही सिया की प्रतिमूर्ति या फिर फोटो कॉपी थी। सिया एकटक उस परी जैसी लड़की को देखते ही रह गई थी। जब उसे होश आया तो वह आश्चर्य से बोली, यह किसकी बेटी है? यह मेरी बेटी है, कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसको चूमने लगी थी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी राजकुमारी, मैंने तेरे गम में कितनी रातें जागकर काटी है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निर्झर प्रभावित हो रहे थे। वह सोम की ओर प्यार से कृतज्ञता की दृष्टि से अपलक निहार रही थी और बोली, सोम, मैं शादी करूंगी तुमसे। और फिर दोनों शादी करके साथ में खुशी खुशी रहने लगे। आज सोम का प्रायश्चित पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन दोस्तों, सोम जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए प्यार वार के चक्कर से आज की लड़कियां जरूर दूर रहें।